हमारी आज की क्लास का टॉपिक है जो राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी विचारधारा थी, जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के रूप में जानते हैं, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में हमारा टॉपिक था उदारवादी विचारधारा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उग्रवादी विचारधारा। देखिए, 1885 से 1947 तक का जो काल है, उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन जिन मेथड्स को अडॉप्ट किया, ब्रिटिश शासन के प्रति जो जो उनका व्यूज था, उन सब के आधार पर हम लोग मोटे तौर पर तीन ईरा या हम लोग ये कह सकते हैं कि चार तरह की आइडियोलॉजी इस पूरे काल में हम लोगों ने देखी थी। पहला था उदारवादी, मॉडरेट्स। दूसरा हम लोग देख रहे हैं उग्रवादी। तीसरा क्रांतिकारी या रिवोल्यूशनरी। और चौथा एक ईरा आया था जिसको हम गांधीयन ईरा या गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं, जिसमें एक अलग तरह के मेथड को यूज किया गया था। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे सामने आती है कि ये सब ने सभी विचारधाराएं, इन सभी विचारधाराओं की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन जो है वो एक दल के अंदर रही है। अरे जैसे यही माँ क्लास चालू जैसे कि कर हम दी। लोग, जगदीश माइक ऑफ कर दो भाई। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ, तो ये जो उदारवादी विचारधारा थी वो भी कांग्रेस के अंदर जो नेता थे उन लोगों की विचारधारा थी। उग्रवादी विचारधारा भी कांग्रेस के अंदर ही एक नया वर्ग पनपा, उसमें से उग्रवादी विचारधारा निकली। और इसी तरह से जब हम ये कहते हैं रिवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी विचारधारा, तो उसके भी समर्थक कांग्रेस के अंदर रहे हैं और गांधी जी खुद कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कहने का मतलब ये जितनी भी जो विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि 1885 में स्थापित हुई थी, उसके अंदर उससे उनका संबंध रहा है। तो हम लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर 1885 में स्थापित कांग्रेस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उसी कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारधाराओं या आइडियोलॉजी का उदय हुआ और उन्हीं आइडियोलॉजी ने नेशनल मूवमेंट जो है हमारा, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल जो था, उसको एक नई दिशा, एक नई गति प्रदान करी। एनीवे, तो हम लोग अब बात कर रहे हैं उग्रवादी विचारधारा यानी कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की। जैसा कि हमने कहा 1905 तक का जो काल था, 1885 से 1905 तक की पीरियड को हम मॉडरेट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि जब उदारवाद उसके अंदर हावी रहा। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उन परिस्थितियों में हम लोग कह सकते हैं कि जो जिस जिस तरह से हम उस काल को डिफाइन करते हैं वो है उग्रवादी विचारधारा का काल। आखिर ऐसा क्यों हम लोग ऐसी बात करते हैं, तो इसके पीछे हम लोग कुछ रीजंस या कुछ फैक्ट्स भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग अब बात कर रहे हैं कि ये जो उग्रवादी विचारधारा थी, ये जो उदारवादी युग था 1885 से 1905 तक का, वो पूरी तरह से लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। यहां हम यह भी कह सकते हैं कि जो उदारवादियों की एक्सपेक्टेशंस थी कांग्रेस के अंदर, उन एक्सपेक्टेशंस को भी ये इरा पूरा फुलफिल नहीं कर पाया। तो एक तो ये हम बात बता सकते हैं। दूसरा, एक नई तरह की लीडरशिप इमर्ज हुई। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो मॉडरेट्स का युग था, उसके अंदर सब हाई प्रोफाइल लोग थे, चाहे वो एजुकेटेड थे, चाहे वो पैसे वाले संपन्न थे, चाहे वो उनका ऑक्यूपेशन या उनका बिजनेस थोड़ा एलिट क्लास वाला था। तो वो एक लिमिटेड ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं अभी अब इस 1905 के बाद की, तो हम कह सकते हैं कि एक नए प्रकार की लीडरशिप जो कि मिडिल क्लास लीडरशिप थी, वो मिडिल क्लास लीडरशिप इमर्ज हुई। और इस पूरे ईरा के अंदर, जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट ईरा कह रहे हैं, एक जो एटीट्यूड था ब्रिटिश रूल के प्रति, वो एटीट्यूड बदला। ये सब क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम एक बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं।
इनकी जो पूरी मेथड्स थी, जो प्रोटेस्ट की या फ्रीडम पाने की, वो पूरा इनका जो मेथड वो चेंज हुआ। यानी किसके कंपेयर में, जो पुराना जो लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसके अगेंस्ट बिल्कुल इनकी मेथड्स बदली। इन्होंने अपना टारगेट बदला, जो टारगेट डोमिनियन स्टेट का मॉडरेट्स ने तय किया था, अब इन्होंने टोटल फ्रीडम का टारगेट तय किया। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो फ्रीडम मूवमेंट था, पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट एक नए फॉर्म में, एक नए नेचर में हमारे सामने आया। यानी कि जो जो फ्रीडम मूवमेंट पहले लिमिटेड लोगों तक फैला हुआ था, अब उसका एक्सपांशन हुआ, और एक्सपांशन होकर वो फ्रीडम मूवमेंट ज्यादा लोगों के पास पहुंचा, या हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा लोगों की भागीदारी उस फ्रीडम मूवमेंट में आई। तो ये जो पूरा इरा था, इन बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एक उग्रवादी आंदोलन या एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का इरा था, जो 1905 से लगाकर 1918 तक चला। आप लोग जानते हो कि 3 लोगों के मुख्य नाम इसमें हम लोग लेते हैं, और वो 3 नाम हैं, आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे। शॉर्ट में हम अक्सर बोलते हैं लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों मेजर एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो इरा है उग्रवादी विचारधारा का, इस पूरे इरा को लीड करने का जो काम था वो इन 3 नेताओं के द्वारा किया गया। जो आइडियोलॉजी फ्रेम की गई उग्रवादी विचारधारा की, उस आइडियोलॉजी को फ्रेम करवाने में, उसको एग्जीक्यूट करवाने में इन 3 नेताओं का या 3 स्वतंत्रता सेनानियों का विशेष योगदान रहा है। तो ये एक बैकग्राउंड जो हम लोग जिसकी हम लोग बात कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, हमारा जो इसका इसी टॉपिक से रिलेटेड जो पहला कंटेंट है वो है, ये उग्रवादी विचारधारा आई क्यों, मतलब उग्रवादी विचारधारा के उदय के क्या कारण हैं, कॉजेज ऑफ इमरजेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म। यानी कि उदारवाद जो चल रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने और स्वयं कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के समर्थकों ने उदारवादी विचारधारा के दामन को छोड़ा और उग्रवाद की राह पर वो चलने लगे। उन्हीं चीजों को यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला रीजन, एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश रूल टुवर्ड्स कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश रवैया क्या था, उस रवैये ने उग्रवाद को उदित होने में या उसके इमरजेंस में अपना रोल निभाया। अब क्या बात है वो हम लोग यहाँ देखते हैं। जब 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसके संस्थापकों में एक नाम था A.O. ह्यूम, जो उसके संस्थापक सदस्यों में से थे। कांग्रेस, ब्रिटिश शासन का ये मानना था कि ये जो कांग्रेस बनी है, ये कांग्रेस उतनी प्रभावी नहीं है, बल्कि इस कांग्रेस से तो और उल्टा ब्रिटिश शासन को लाभ होगा। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो वर्ग, जो लोग उस समय काम कर रहे थे, वो सब कौन थे, हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो सब उदारवादी थे, जो हाईली एजुकेटेड थे, जो वेस्टर्न वैल्यूज, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन, इन सब से प्रभावित थे। साथ ही साथ उन लोगों का ये मानना भी था कि जो ब्रिटिश कौम है, ब्रिटिश जाति जो है, वो जस्टिस करती है, और इंडिया में भी वो हम लोगों के लिए एक प्रकार का अच्छा काम करने के लिए वो यहाँ आई है। तो ये जो वर्ग था शुरू शुरू में, इस वर्ग ने, उदारवादियों का जो वर्ग था, उस वर्ग ने कांग्रेस को जिस तरह से प्रेजेंट किया, तो ब्रिटिश लोगों ने ये माना, ब्रिटिश शासन के अधिकारियों ने ये माना कि कांग्रेस से हमको कोई ज्यादा थ्रेट नहीं है, कांग्रेस ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे ब्रिटिश शासन को खतरा उत्पन्न हो। लेकिन धीरे धीरे जब कांग्रेस का या उदारवादियों ने ब्रिटिश शासन का विरोध करना शुरू किया और उनकी नीतियों की आलोचना करनी शुरू करी, तो ब्रिटिश शासन का रवैया, जो एटीट्यूड था कांग्रेस के प्रति, वो बदलना शुरू हुआ। और उसी का परिणाम ये रहा कि उन्होंने कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना, एक फैक्ट्री बता दी जहां पर रिबेलियन उत्पन्न होते हैं। मतलब इतनी बड़ी उपमा ब्रिटिश शासन ने कांग्रेस को दे दी, यहां तक कि वो कांग्रेस के नेताओं को गद्दार, राजद्रोही, विलेन, ये इन बातों से, इन उपमाओं से वो विभूषित भी करते थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब कांग्रेस के प्रति
ब्रिटिश शासन का रवैया या नजरिया बदला, तो खुद कांग्रेस के अंदर एक ऐसा नया वर्ग उभरा जिन्होंने ब्रिटिश शासन का समर्थन करने की बजाय उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उदारवादी क्या कर रहे थे? ब्रिटिश शासन को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब क्या होने लगा? एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ जिसने ये कहा कि हम सपोर्ट की पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम अपोज करने की पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। यानी कि उदारवादी ब्रिटिश रूल को सपोर्ट कर रहे थे और जो नया वर्ग इमर्ज हुआ उसने अपोज करने की नीति को अपनाया। तो ये जो कांग्रेस के प्रति जो एटीट्यूड बदला ब्रिटिश शासन का, उसने भी एक नए वर्ग, एक नई विचारधारा को सामने लाने में अपना योगदान दिया। ये पहला कारण हम बता सकते हैं। दूसरी बात हम लोग बता सकते हैं, 1892 का एक एक्ट आया था। हम लोग बात कर रहे हैं कि 1885 से भारत के अंदर संगठित या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नेशनल मूवमेंट चला और उसको लीड किया था उदारवादी विचारधारा ने। तो जब वो 5-7 साल हो गए उदारवादी शासन के अंदर इंडियंस की पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे, ब्रिटिश रूल के अंदर रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे थे, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको हम 1892 का अधिनियम कहते हैं। उम्मीद की गई थी कि इस एक्ट के अंदर भारतीयों के द्वारा की जा रही डिमांड्स को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि 1892 के अधिनियम के अंदर जो प्रोविजन किए गए थे उससे इंडियंस नाखुश थे। जो 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 रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी सर्विसेज के अंदर, जो रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी शासन के अंदर, उन उन उसके संदर्भ में कोई पॉजिटिव प्रोविजन इस अधिनियम के अंदर अंदर ब्रिटिश लोगों ने नहीं रखा। और जब जो जो प्रावधान थे उनको एग्जीक्यूट भी किया तो वो भी प्रॉपरली नहीं किया। तो ये जो एक्ट आया, इस एक्ट को देखते हुए कांग्रेस के अंदर एक ऐसा वर्ग उभरा जिन्होंने क्या कहा कि अभी तक हम लोग जो मांगे रख रहे थे, हम लोग मतलब उदारवादी जिस तरह से अपनी डिमांड्स रख रहे थे, अपनी रिक्वेस्ट रख रहे थे, वो एक प्रकार से भिखारी की तरह थी। मतलब जैसे भिखारी भीख मांगता है, वैसे उदारवादी भी स्वतंत्रता की या शासन में भागीदारी की भीख मांग रहे हैं। तो नया वर्ग जो उभरा, जो थोड़ा एग्रेसिव था, उन्होंने इस पूरे एटीट्यूड की, जो उदारवादियों का एटीट्यूड था, उसकी क्रिटिसाइज किया, उसकी निंदा की। और निंदा करके क्या कहा कि अगर हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करना है, जैसा कि 1892 का एक्ट नहीं देता है, और हमारी डिमांड्स के बाद भी यदि ब्रिटिश शासन के एफर्ट्स सही नहीं रहते हैं, तब हमें कोई ऐसी पॉलिसी अपनानी होगी जिससे ब्रिटिश शासन पर प्रेशर भी पड़े और जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव और फ्रूटफुल भी हो। तो ऐसा एक नया वर्ग उभरा जिसको उभारने में 1892 के एक्ट ने भी अपना योगदान दिया। तीसरी बात हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल इंसिडेंट्स। उसी समय इसी दौरान कुछ घटनाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हुई जिनको हम वैश्विक घटनाएं कह सकते हैं। इन 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 वैश्विक घटनाओं का परिणाम ये रहा कि भारत पे भी या भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर भी उनका असर हम लोग देख सकते हैं। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के प्रति जो अनरेस्ट था, एक प्रकार का असंतोष जो था, उस असंतोष को और ज्यादा बढ़ाने का काम इन ग्लोबल इंसिडेंट्स ने किया। अब वो कौन कौन सी घटनाएं हैं? हम लोग जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि यूरोपीय शक्तियां जो थी, चाहे फ्रांस ले लें, डेनमार्क ले लें, पुर्तगाल ले लें, ब्रिटेन ले लें, इन यूरोपीय शक्तियों ने बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना रखा था। तो ऐसे ही समय 1896 में क्या हुआ, अबिसिनिया करके एक राज्य था जिसने इटली को हरा दिया। इटली को उस समय एक सशक्त ताकत, पावरफुल स्टेट के रूप में माना जाता था जिसने बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखा था। तो अबिसिनिया ने इटली को पराजित कर दिया। और इसी तरह से एशिया में आप लोगों को पता है एक छोटा सा देश है जापान। 1905 में जापान ने उस समय की पावरफुल एक और कंट्री रूस को पराजित कर दिया। तो जब ये दो घटनाएं हुई, अबिसिनिया के द्वारा इटली को हराना और जापान के द्वारा रूस को हराना, तो इससे एक मैसेज गया। और मैसेज क्या गया
कि ये जो यूरोपियन पावर्स हैं ये अनबीटेबल नहीं है, अपराजित नहीं है, इनको भी हराया जा सकता है। और हराने के लिए क्या जरूरी है? संगठित सशक्त अपोजिशन की, एक ऐसा विरोध, एक ऐसा प्रोटेस्ट जो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो और जो मास लेवल पर हो। तो ये जो दो घटनाएं घटी 1896 और 1905 की, जिसमें दो छोटे छोटे राज्यों ने कभी ना हार सकने की धारणा वाली यूरोपीय शक्तियों को हराया, तो उससे एक मोटिवेशन मिला। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कुछ और कंट्रीज भी हैं, जैसे चाइना, टर्की, आयरलैंड, यहां पर भी इन यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट एक एक मूवमेंट चल रहा था। और वो मूवमेंट ये था कि हम इन इंपीरियलिज्म या जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, इन ताकतों से हमको मुक्ति प्राप्त करनी है और हमको सेल्फ गवर्नेंस यानी कि स्वशासन को स्थापित करना है। और ये कब होगा? जब हमारे अंदर त्याग और बलिदान की भावना आएगी, जैसा कि इन देशों में, जैसा कि अबिसिनिया में हुआ देखा गया, जैसा कि जापान में देखा गया, जैसा कि चीन, टर्की और आयरलैंड में हुआ, वैसा ही हम भी अगर करें, वैसे ही सेक्रीफाइस, डिवोशन, ये फीलिंग्स अगर हमारे अंदर हो, तो हम भी ब्रिटिश शासन का मुकाबला कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तीसरा जो कारण था वो था इफेक्ट ऑफ ग्लोबल इंसिडेंट्स। चौथी बात हम लोग कर सकते हैं इंक्रीजिंग फेथ इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति जो विश्वास था, उस विश्वास ने भी उग्रवाद को लाने में अपना योगदान दिया। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के इमर्ज होने के पीछे ये भी एक फैक्टर रहा। कैसे? आप लोगों को पता है, जब जब कांग्रेस का निर्माण हुआ और जो उसका पहला इरा था, जिसको हम लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी के रूप में देखते हैं, उसके अंदर सभी लोग, ज्यादातर जो एजुकेटेड और हाई प्रोफाइल एलिट क्लास के लोग थे, उन लोगों ने वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न वैल्यूज, वेस्टर्न एजुकेशन, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि वो सब अंग्रेजी भाषी लोग थे, शिक्षित लोग थे। तो उन्होंने कहा कि पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य साहित्य के अंदर जो वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, उससे हमारा भला हो सकता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मॉडरेट्स थे, उनका एक अफेक्शन था वेस्टर्न कल्चर की तरफ। लेकिन धीरे धीरे ये कांग्रेस के अंदर ये मोह, जो ब्रिटिश शासन के प्रति ये जो मोह था, वो मोह धीरे धीरे भंग हुआ। और उसके पीछे कारण क्या था कि इसी समय कुछ ऐसे लोग कांग्रेस के अंदर, देश के अंदर आए, जिन्होंने इंडियन कल्चर को वापस स्टेब्लिश करने का काम किया। हम लोग बात कर सकते हैं, इसमें कुछ नाम मैंने लिख रखे हैं, आपने देखा भी होगा। अरविंद घोष, अरविंद घोष ने पाश्चात्य संस्कृति पर प्रहार करते हुए इंडियन कल्चर को वापस स्टेब्लिश करने का प्रयास किया। आप लोगों को पता है, शिकागो के अंदर स्वामी विवेकानंद ने एक भाषण दिया था, और वो भाषण हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के ऊपर, या हम ये कह सकते हैं कि वो भारतीय संस्कृति को प्रतिष्ठित और गौरवान्वित करने वाला भाषण था। और वो इतना फेमस हुआ कि युवा अवस्था में ही स्वामी विवेकानंद बहुत पॉपुलर हो गए। और वो पॉपुलर इसलिए नहीं थे कि उन्होंने एक अच्छा भाषण दिया, वो पॉपुलर इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने इंडियन कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करने का काम किया। एक और हम नाम लिख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कहा था बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। वैदिक कल्चर जो है, वो वैदिक कल्चर यदि हम अपनाएंगे तो हमारी सोसाइटी को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम चला, इन सारी बातों से इंडियन कल्चर को लेकर, इंडियन रिलीजियस जो एथिक्स थे, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट वाले थे, उनको उनके प्रति लोगों का विश्वास पुनः जागृत हुआ। तो एक आप बिल्कुल अंतर कर सकते हो, थोड़ा डिफरेंस कर सकते हो कि जहां कांग्रेस का पहला वर्ग, उदारवादियों का, वेस्टर्न कल्चर से इफेक्ट था, उससे बिल्कुल डिफरेंट एक नया वर्ग उभरा, जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न वैल्यूज की बजाय इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन वैल्यूज को ज्यादा महत्व दिया, और उसी को इस्टेब्लिश करने में उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। तो ये एक और रीजन था जिससे हम कह सकते हैं कि उग्रवादी राष्ट्रवाद या एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म का उदय हुआ। दो और बातें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला, एक और पांचवा पॉइंट यहाँ पर है कि जो
पैट्रियोटिक लिटरेचर रहा है, जिसको हम राष्ट्रीय साहित्य कह सकते हैं, जो देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण था। उस पैट्रियोटिक लिटरेचर ने भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को लाने में योगदान दिया। और विशेषकर हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर उस समय बंगाल के अंदर इस प्रकार का लिटरेचर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। एक प्रमुख नाम आप लोगों ने सुन रखा है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका राष्ट्रगान हम लोगों ने अभी अभी हमारा जो राष्ट्रगान है वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो टैगोर ने अपने लिटरेचर में, चाहे वो पद्य का लिटरेचर हो, चाहे वो गद्य का लिटरेचर हो, अपने लिटरेचर में जिस तरह से पेट्रियोटिक फीलिंग्स को स्थान दिया, और जिस तरह से उन्होंने अपने लिटरेचर में ब्रिटिश रूल को टारगेट किया, उनकी पॉलिसी को की क्रिटिसाइज की, वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर स्वदेशी की फीलिंग को लाने में बहुत बड़ा योगदान वो देता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि एक ब्रिटिश शासन के जो विरोध का स्वर था, उस विरोध के स्वर को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करने में इस लिटरेचर का भी योगदान रहा। आप लोगों को मैंने पिछली एक क्लास में भी बताया था, हम इस पूरे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान एक किताब जिसका नाम है आनंद मठ, जिसके राइटर है बंकिम चंद्र चटर्जी, उस पूरी किताब ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा आंदोलित, बहुत ज्यादा यूनाइट, बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक बनाने में योगदान दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक नई विचारधारा, जो कि उग्रवादी विचारधारा के रूप में जानी जाती है, उसको लाने में इस प्रकार का लिटरेचर भी बहुत हेल्पफुल रहा। फिर एक अगली बात हम लोग देख सकते हैं, और वो है प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज। उदारवादियों ने लगातार ब्रिटिश शासन को सपोर्ट देते रहे, ब्रिटिश शासन की अच्छी नीतियों की वो प्रशंसा भी करते रहे, ब्रिटिश शासन को वो न्यायप्रिय भी मानते रहे, ब्रिटिश लोगों के वो कैरेक्टर को भी बहुत अच्छा मानते रहे। इन सभी परिस्थितियों के दौरान जब उदारवादी कांग्रेस का एक वर्ग जब ब्रिटिश शासन को सपोर्ट कर रहा था, उनकी प्रशंसा कर रहा था, उसी समय हमारे देश में कुछ ऐसी नेचुरल घटनाएं हुई जिससे कांग्रेस के अंदर असंतोष उत्पन्न हुआ। जैसे कि 1896 में हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैमिन या ड्रॉट की स्थिति आई। 1897 और 98 में पुणे के अंदर प्लेग एक महामारी के रूप में फैला। ये जो क्राइसिस आए देश के ऊपर, इन क्राइसिस में एक्सपेक्टेशन क्या थी लोगों की, कि ब्रिटिश शासन इनका मुकाबला करते हुए लोगों की हेल्प करेगा, लोगों के साथ सिंपैथी रखेगा, लोगों के वेलफेयर में काम करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिश रूल ने जो एड दी, जो हेल्प करी, वो पहली बात तो सफिशिएंट थी ही नहीं। दूसरी बात, उनका दृष्टिकोण जो था वो बिल्कुल वन साइडेड था, यानी कि वो एलिट क्लास को सपोर्ट कर रहे थे, आम लोगों के हितों की उनको कोई चिंता नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जब ब्रिटिश शासन ने इन जो महामारी या जो अकाल की स्थिति थी, उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो रवैया था, उससे इतने नाराज हुए कि एक हिंसक घटना भी हो गई। एक नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दामोदर हरी। इन्होंने उस समय जो पुणे प्लेग को देखने वाले जो ब्रिटिश ऑफिसर थे रैंड, और उनके जो असिस्टेंट थे आयर्स्ट, उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। तो एक प्रकार से माहौल जो है वो थोड़ा सा उग्र हो गया। और इसी समय आपको ध्यान होगा, मैंने बताया भी था पिछली क्लास के अंदर, महारानी विक्टोरिया को भारत का एक अधिकारी, मतलब सुप्रीम शासन सत्ताधारी घोषित किया गया। उसका जश्न दिल्ली में मनाया गया, और उस जश्न का क्या क्या हुआ, उस पर बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। तो ये सारी चीजें होनी कहाँ चाहिए थी, ये पैसा खर्च होना चाहिए था लोगों की सहायता के लिए। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने ऐसा किया नहीं, और बल्कि और भारतीयों पर अत्याचार किए, किसानों से टैक्स ज्यादा वसूले, जो उद्योगपति थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिए। यहाँ तक कि जो जो लीडर थे कांग्रेस के, जिसमें हम एक मुख्य नाम बाल गंगाधर तिलक का भी लेते हैं, उनके ऊपर भी ये आरोप लगाया गया कि वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, इन्होंने भी
कांग्रेस के अंदर एक नई विचारधारा को लाने में सहयोग दिया। वो विचारधारा जो ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट थी, जो ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से प्रोटेस्ट करने के लिए खड़ी हुई। नेक्स्ट अगली बात हम लोग कह सकते हैं उग्रवाद के उदय में इकोनॉमिक डिससेटिस्फिकेशन, आर्थिक असंतोष। हम लोग शुरू से ये जानते हैं कि ब्रिटिश लोग भारत में व्यापारी बनकर आए और व्यापारी बनने का बाद उनका मुख्य उद्देश्य ही आर्थिक लाभ कमाना था। लेकिन यहाँ पर हम इसको इस संदर्भ में भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि 1885 के बाद ये आर्थिक असंतोष और बढ़ा। क्यों बढ़ा? अंग्रेजों ने अपने अपने हेल्प के लिए शिक्षित अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार किया था, उससे भारतीयों में शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ती गई। मतलब वो एजुकेशन तो लेते रहे, लेकिन उनको रोजगार कहीं नहीं मिला। तो एक प्रकार की शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ी। सरकारी नौकरियों में भारतीयों का प्रवेश नहीं था, या जो था वो भी लिमिटेड था। लिमिटेड इन द सेंस हायर पोस्ट पे उनको रिक्रूट नहीं किया जाता, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती, लोअर पोस्ट पे होती। यहाँ तक कि आर्मी के अंदर जो रैंक्स थी, जो बड़े बड़े ओहदे थे, उन रैंक्स पर भी इंडियंस को अपॉइंट नहीं किया जाता। तो ये सब बातें हम लोगों को क्या बताती है कि भारतीयों के प्रति जो उनका नजरिया था, वो नजरिया ज्यादा अच्छा नहीं था। तो हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी की संख्या तो बढ़ती गई, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजों ने जो उद्योगों को नष्ट करने का काम किया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कच्चा माल यहाँ से बाहर भेजा और वहां से रेडीमेड माल को, गुड्स को इंडियन मार्केट के अंदर डिलीवर किया, और वो भी हाई रेट पर किया, तो उससे भारतीय उद्योग धंधे जो थे वो बिल्कुल चौपट हो रहे थे। ये जो प्राकृतिक आपदाएं आई थी, चाहे अकाल हो, सूखा हो, उससे कृषकों की फसल का नुकसान हुआ था, और उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्सेस बराबर वसूल कर रही थी। तो इन सब का परिणाम क्या हुआ कि ये जो समुदाय था, जो 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 कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी से इफेक्ट हो रहा था, उनको सरवाइव करने की टेंशन हुई। और सरवाइव कैसे करेंगे? उदारवादियों की नीति से तो वो पॉसिबल हो नहीं रहा था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा एग्रेसिव मोड अपनाया और उग्रवादी विचारधारा को लाने में योगदान दिया। फिर एक अगला रीजन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रेशियल सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों की जातीय श्रेष्ठता की जो भावना थी, उस भावना ने भी उग्रवादी विचारधारा को लाने में योगदान दिया। हम लोगों ने ये तो पढ़ा है कि उदारवादी जो लोग थे, जो मॉडरेट्स थे, वो ब्रिटिश सपोर्टर थे, वो उनकी तारीफ करते थे, उनको न्यायप्रिय भी मानते थे, उनको उच्च चरित्र वाला भी मानते थे। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो अंग्रेज लोग थे, जो यहाँ पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उनके अंदर एक प्रकार का ईगो था। उनकी मेंटेलिटी क्या थी कि वी आर द बेस्ट। हम लोग जिस कम्युनिटी से आते हैं, वो कम्युनिटी ताकतवर कम्युनिटी है, और हम लोग शासन करने के उद्देश्य से पैदा हुए हैं। और इसलिए जो उनका लाइफ स्टाइल था, मतलब जब उनकी मेंटेलिटी में ईगो तो था ही, तो उसी ईगो को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ स्टाइल इस तरह से चलाई, इस तरह से उन्होंने लाइफ स्टाइल को जिया कि वो एक डिस्क्रिमिनेशन कॉमन मैन और ब्रिटिशर्स के बीच में अपने आप स्थापित हुआ। आप लोगों ने बहुत सारे सीरियल्स या मूवीज के अंदर भी देखा होगा, किस प्रकार, या लिटरेचर में भी पढ़ा होगा कि किस प्रकार से ब्रिटिश लोग भारतीयों को अलग अलग उपमाएं देते थे। कुछ लोग ब्लैक्स कहते थे, कुछ लोगों ने डॉग्स के मतलब जानवरों से तुलना कर दी। शायद आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा, कुछ लिखा होता है, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। मतलब एक प्रकार से इतना तिरस्कार, इतनी उपेक्षा भारतीयों की ब्रिटिश लोगों के द्वारा की कि स्वयं भारतीयों में एक जो हम कहते हैं गिल्ट, ग्लानि जो होती है, वो ग्लानि आई कि क्यों ब्रिटिश लोग अपने आप को इतना श्रेष्ठ मानते हैं, और क्यों हमारी इतनी आलोचना है, क्यों हमारा इतनी उपेक्षा और तिरस्कार है। तो ये जो ब्रिटिश लोगों की जो लाइफ स्टाइल और उनकी जो सोच थी अपने आप को श्रेष्ठ मानने की, उसी सोच का परिणाम था कि उग्रवादी विचारधारा और ज्यादा मजबूती के से हमारे सामने आई। एक लास्ट बात हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं और उग्रवाद के उदय के कारणों में,
और वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन की नीतियां थी, भारत का जो उस समय का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, उसके प्रशासन की जो पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज ने भी भारतीयों के अंदर असंतोष को उत्पन्न करने में योगदान दिया। हम लोग ये तो जानते ही हैं कि लॉर्ड कर्जन जो थे वो बहुत अपने आप को बहुत बड़े साम्राज्य का एक प्रतिनिधि मानते थे, और उसी साम्राज्यवादी नीति जो उसका इंपीरियलिस्ट जो इंपीरियलिज्म है, उनका जो दिमाग में जो विचार है साम्राज्यवाद को बढ़ाने का, उस मानसिकता से वो ग्रसित थे। और इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसियां अपने टेन्योर, अपने कार्यकाल के दौरान ली जो कि भारतीयों को और ज्यादा नाराज करने वाली थी। कौन कौन से वो मेजर स्टेप्स थे उनके? 1899 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने एक एक्ट पास किया था जिसको हम बोलते हैं कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। अब ये एक्ट क्या है? उस समय जो लोकल गवर्नेंस था कलकत्ता का, जो स्थानीय शासन था, उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की डिमांड बराबर मॉडरेट्स के द्वारा की जा रही थी। उदारवादी शासन में बराबर भागीदारी बढ़ाने की बात कर रहे थे भारतीयों की, लेकिन इसके विपरीत हुआ क्या कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के द्वारा भारतीयों के रिप्रेजेंटेशन को लिमिटेड कर दिया गया। कलकत्ता कॉरपोरेशन में पहले जहां 75 इंडियन मेंबर्स होते थे, अब उनको रिड्यूस करके 50 कर दिया गया। एक तरह से जो ब्रिटिश कंट्रोल था इस म्यूनिसिपल एरिया के ऊपर, वो बढ़ाना उनका उद्देश्य था। तो ये इससे भारतीय लोग नाराज हुए, यानी कि एक ये स्टेप भारतीयों को नाराज करने वाला था। दूसरा हम बता सकते हैं सरकारी गौप्य विषय एक्ट, जो सीक्रेसी एक्ट था 1904 का। इसके पहले क्या था? इस एक्ट के पहले जितनी भी जो आर्मी से रिलेटेड एक्टिविटी थी, जो सिक्योरिटी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन थी, उसको आउट नहीं किया जा सकता था। उन इंफॉर्मेशन को, उन फैक्ट्स को पब्लिक डोमेन में, यानी कि जनता के बीच में नहीं रखा जा सकता था। और विशेषकर कौन करता था ये काम? प्रेस, मीडिया। लेकिन 1914 के एक्ट के माध्यम से एक लॉर्ड कर्जन ने एक नई व्यवस्था को स्टार्ट किया, और वो था कि जो वो सारे सब्जेक्ट्स जो आर्मी से रिलेटेड नहीं है, उनको भी पब्लिक डोमेन में, यानी कि जनता के बीच में नहीं लाया जाएगा। एक तरह से इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रेस की जो लिबर्टी रहती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी, उसके ऊपर प्रहार था। लॉर्ड कर्जन ने इस 1904 के एक्ट के द्वारा प्रेस की एक्सप्रेशन की पावर को, उसके राइट्स को छीनने की कोशिश की। तो ये भी एक कारण था जिससे भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ। इसी तरह से एक बहुत बड़ी घटना जो हुई थी वो 1905 की थी, जिसको हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। अंग्रेजों ने बंगाल को दो टुकड़े कर दिए, और उसका रीजन क्या दिया कि बंगाल जो है वो बहुत बड़ा प्रांत है, बहुत बड़ी प्रोविंसी है, और उसके शासन चलाने के लिए उसको दो भागों में बांटना जरूरी है, तभी वहां पर पूरे बंगाल में कुशलता से शासन किया जा सकता है। तो इस बहाने से अंग्रेजों ने बंगाल के दो टुकड़े किए। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के जो एरियाज थे, उनको आइडेंटिफाई करते हुए हिंदुओं को अलग कर दो, मुस्लिमों को अलग कर दो। यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता जो फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत जरूरी थी, उस हिंदू मुस्लिम एकता को डिवाइड करने के उद्देश्य से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। हालांकि इसका बहुत प्रोटेस्ट हुआ, लगभग 12 सालों तक बहुत तीव्र प्रोटेस्ट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट मूवमेंट और ज्यादा गतिशील हुए, और उसका परिणाम ये हुआ कि 1917 में ये बंगाल का विभाजन वापस ले लिया गया। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन की ये जो पॉलिसी थी पार्टीशन ऑफ बंगाल की, उसने भी लोगों को नाराज किया। इसी तरह से 1909 के अंदर एक और एक्ट लॉर्ड कर्जन लेकर आए थे, वो थे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इस एक्ट में क्या किया गया? दो बड़े बड़े प्रोविजन थे। एक तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंडियंस थे, चाहे वो जो पॉलिसी मेकर्स थे, चाहे वो यूनिवर्सिटी की सीनेट या सिंडिकेट के मेंबर हो, या वो चाहे वो पढ़ाने वाली फैकल्टी हो जो इंडियंस थी, उनको उनके नंबर को रिड्यूस कर दिया गया, उनकी संख्या कम कर दी गई। और दूसरी बात, कोई भी अगर नई यूनिवर्सिटी अगर किसी को ओपन करनी है, तो उसको रिकॉग्नाइजेशन या मान्यता देने का काम
एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने हाथ में ले लिया। तो ये जो दो दो मुख्य प्रावधान इस यूनिवर्सिटी एक्ट 1909 में किए गए, इससे जो यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी थी वो ऑटोनॉमी चली गई। हम लोग ये मान रहे थे कि इंडियन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी बहुत हेल्पफुल रहेगी, लेकिन उस ऑटोनॉमी को जब लॉर्ड कर्जन ने छीन लिया तो उससे भी भारतीयों में एक असंतोष बढ़ा। एक और बात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंडिया के बाहर जो जो ब्रिटिश इंटरेस्ट थे साम्राज्य को बढ़ाने के, उनके एम्पायर के एक्सपांशन के, उसके लिए इंडियन आर्मी को यूज किया गया। कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, तिब्बत, अफगान, चीन, फारस, इन सारे देशों के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, जो आर्मी की एक्टिविटीज थी उस एक्टिविटीज को बढ़ाया, और उसके बाद भारतीय सेना भी वहां पर लगी और उस पर अनावश्यक पैसा भी खर्च हुआ। तो ये कुछ पॉलिसीज जो लॉर्ड कर्जन ने अडॉप्ट की थी और जो एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी, उससे भी कांग्रेस के अंदर एक ऐसा वर्ग उभरा जो उससे नाराज रहा। तो ये जितने भी कारण हैं, मैं एक बार फटाफट पॉइंट रिपीट कर देता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड कर्जन, यानी कि लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां थी उसने असंतोष को उत्पन्न किया। अंग्रेजों के अंदर जो जाति श्रेष्ठता की भावना थी, रेशियल सुपियोरिटी ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों ने जिस तरह से जो इकोनॉमिक डिससेटिस्फिकेशन को उत्पन्न किया था, उसके कारण जो नया पेट्रियोटिक लिटरेचर इस काल में आया, उसने जो नेचुरल कैलेमिटीज रही थी, उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के प्रति जो नया फेथ इंक्रीज हो रहा था, उसने 1892 के एक्ट ने ग्लोबल इंसिडेंट्स के इफेक्ट्स के कारण और कांग्रेस के प्रति जो ब्रिटिश रूल का एटीट्यूड बदला, इन सब रीजंस या फैक्टर्स ने मिलकर भारत के अंदर एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, या जिसको हम कहते हैं उग्रवादी राष्ट्रवाद या एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी या उग्रवादी विचारधारा को लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये आपका उग्रवादी विचारधारा के उदय का एक कारण जो हम लोग बता सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे उग्रवादी विचारधारा की मान्यताएं क्या थी, ये विचारधारा किस तरह की थी और इसके मेथड्स किस प्रकार के थे। किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई भी सवाल?